Hello dear students, this is our next lecture of unit electrochemistry और हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ठीक है, और हमने 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप लोगों को वो समझ आ गए होंगे और फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 6th क्वेश्चन। अगर हम पिछले वाली सीरीज के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है और आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन गिवन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ए ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी टू द पावर 1/2 इज ऑब्टेन्ड स्ट्रेट लाइन। नीचे कुछ हमें ऑप्शंस में इलेक्ट्रोलाइट गिवन है और बताना है कि किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ है मोलर कंडक्टिविटी का और मोलैरिटी की पावर 1/2 का वो स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो, हम इसका पहले कंसेप्ट देख करके आते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने जब थ्योरेटिकल वीडियोस लेक्चर देखे होंगे, इस चैप्टर को किया हुआ, तो आपने एक ग्राफ बनाया होगा जिसपे यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ड्रॉ करा होगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1/2 या रूट कंसंट्रेशन आपने लिखा होगा। यहाँ पे आप कंसंट्रेशन की पावर 1/2 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में जो कंसंट्रेशन है उसको क्या लिया गया, मोलैरिटी। क्या ले रखा है, मोलैरिटी। तो आप इसको रूट कैपिटल M भी लिख सकते हो या कैपिटल M की पावर 1/2 भी लिख सकते हो। तो मोलैरिटी की पावर 1/2 की वहाँ पे बात हो रखी है। तो मोलर कंडक्टिविटी और मोलैरिटी की पावर 1/2 के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन किसके लिए आता है, तो आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से कि एक ग्राफ तो हमारा कुछ ऐसा आता है, ठीक है, और एक ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है जी, ये जो ग्राफ होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये किसके लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आपने ऑप्शंस में से सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट छांटना है। अगर आपने चूज़ कर लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है तो उसी के लिए क्या आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। तो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन पूछा गया है, तो अब हम ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ए ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी टू द पावर 1/2 इज ऑब्टेन्ड स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन ए में गिवन है सीजियम क्लोराइड CsCl सीजियम क्लोराइड। ऑप्शन बी में गिवन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ऑप्शन सी में गिवन है आपका मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड आप इसको बोल सकते हैं HCOOH। और ऑप्शन डी में गिवन है गिवन ऑल 3। देखो, जो आपका फॉर्मिक एसिड है HCOOH ये आपका वीक एसिड हम जानते हैं, तो ये तो ऑप्शन से कट हो गया। अगर ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तीनों तो सही नहीं है। ऑप्शन बी जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस है, तो ये भी आपका जो है नहीं हो सकता। सीजियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl KCl सीजियम क्लोराइड फर्स्ट ग्रुप के मेटल के क्लोराइड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे। तो ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आंसर ऑप्शन जो ए है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सीजियम क्लोराइड विल बी द राइट आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सीजियम क्लोराइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हेन सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंटेनिंग aqueous solutions of copper sulfate, silver nitrate and nickel sulfate, then what would be the proportion of moles of metal obtained at different cathodes respectively। ओके, ये क्या कह रहा है कि 3 एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट का, सिल्वर नाइट्रेट का और निकल सल्फेट का। इनका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया और इनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इनमें से पास किया जा रहा है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं प्रत्येक मेटल के ऑब्टेन होंगे, कि कॉपर मेटल का कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन होंगे, सिल्वर मेटल के कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन होंगे, निकल मेटल के कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन होंगे, इनका रेशो हमने कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फेराडे के 2 लॉ आपने पढ़ रखे हैं, फेराडेज फर्स्ट लॉ और फेराडेज सेकेंड लॉ। फेराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं कि कोई भी मास जो है किसी भी इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास की गई है, क्या होगी।
प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ जाता है जेड और क्याऊ। क्याऊ क्या होता है, कितना चार्ज आपने पास करवाया है वो किसके इक्वल होता है, आई इंटू टी के। आई क्या होता है आपका करंट और टी क्या होता है टाइम। करंट एम्पियर में होता है, टाइम यहाँ सेकंड में होता है। डब्ल्यू क्या है, कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कैसे निकलता है, मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे कांस्टेंट, और ये आई आ गया ऊपर और ये टी आ गया। आई करंट है और एम्पियर के अंदर टी जो है टाइम है, सेकंड के अंदर एफ फैराडे कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, एम मोलर मास है मेटल का और डब्ल्यू क्या है गिवन मास। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, ये जो डब्ल्यू मास डिपॉजिट हुआ है डब्ल्यू डिवाइड बाय जो ये मोलर मास है, ये मोलर मास इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ये मास जो डिपॉजिट हो रहा है डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के। और नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ये किसके आएगा, एम को जब हम नीचे लेकर गए तो ऊपर क्या बच जाता है, आई इंटू टी या क्यू भी आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय एन इंटू एफ लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। फिर हमारे पास आता है फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं और उनमें सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की पास हो रही है, तो उनके जो मास डिपॉजिट या लिबरेट हो रहे हैं उनका जो रेशो होगा, लेट अस से दो इलेक्ट्रोलाइट हमने मान लिए, उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है और सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की पास करवा रहे हैं, तो जो मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, दोनों सेल्स में, तो वो W1/W2 उनका रेशो किसके इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, m1 डिवाइड बाय n1। कैसे निकालते हैं हम, m1 डिवाइड बाय n1 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। m1 मोलर मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन, ऐसे m2 डिवाइड बाय n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस केस कितने, लॉस गेन कितने हो रहे हैं, m2 डिवाइड बाय n2 ऐसे निकाला जा सकता है। क्लियर हो गया। तो हम इसी का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक करके फटाफट से, पहले कॉपर सल्फेट गिवन है, हमें क्या गिवन है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के लिए हमने निकाल लिया W1, किसके इक्वल आएगा, W1 इज इक्वल टू M1 मान लेते हैं कॉपर का मोलर मास, तो उसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो वो किसके इक्वल आएगा, क्यू डिवाइड बाय में N1 इंटू टी के। ठीक है। और कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट में क्या मिलेगा हमें, कॉपर 2 पॉजिटिव, क्या मिलेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। और ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 2 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पे, तो n1 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर हुआ, ओके। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए कॉपर के, क्या आ गए हमारे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर आ गए। क्लियर। ऐसे हम निकाल लेते हैं इधर W2 डिवाइड बाय M2, ये किसके लिए निकल रहा है, क्वेश्चन में सिल्वर गिवन है। ठीक है जी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो उसके लिए जो हम निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगा डिवाइड बाय N2 इंटू टी आएगा। ये एक सेकेंड भाई, ये F आएगा इधर, क्या आएगा इधर, ये F आएगा बेटा। ठीक है, क्या हुआ है, F आता है फैराडे कांस्टेंट, इसको ठीक कर लेते हैं हम साथ ही साथ, ये F आएगा। तो इधर क्या हो, डिवाइड बाय N2 इंटू F आएगा, तो F तो ऐसे कैसे लिख लिया। N2 क्या है उसको समझ लेते हैं। हमारे पास दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर किसकी फॉर्म में है, Ag पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट होगा। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। क्लियर हुआ, ओके। अब नेक्स्ट जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, निकल सल्फेट, क्या दे रखा है, निकल सल्फेट गिवन है। तो उसके लिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, W3 डिवाइड बाय M3 हो जाएगा। M3 क्या है, निकल का मोलर मास, इज इक्वल टू क्या, सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी के पास कर रखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फैराडे कांस्टेंट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, देखो निकल सल्फेट है NiSO4, निकल किस फॉर्म में, यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है, निकल 2 पॉजिटिव फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे तभी निकल में कन्वर्ट हो, तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। क्लियर हो गया, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर होंगी। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हर एक मेटल के, कितना वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आए हैं, कॉपर के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर के आए हैं, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आए हैं, निकल के आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, मैं एन करके लिखूँगा, NCU, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर रेशो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर Ag, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल Ni। ठीक है, ऐसे ये रेशो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितने आया है, क्या डिवाइड बाय 2F,
तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू डिवाइड बाय 2F। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर कितना आया है, क्यू डिवाइड बाय 1F। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल कितना आया है, क्यू डिवाइड बाय 2F। ऐसे आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। क्यू तो कांस्टेंट है, तीनों जगह कांस्टेंट कट जाएगा। फैराडे भी कांस्टेंट है, फैराडे भी कट जाएगा। अब बचा क्या है उसको लिख लेते हैं हम। ओह इरेज हो गया। आप देखो क्या क्या बचा हमारे पास। हमारे पास बच गया जो कॉपर का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर रेशो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर रेशो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकल। तो क्या क्या बचता है देखो, कॉपर के कितने नंबर ऑफ मोल्स बचा हमारे पास 1/2, सिल्वर में बचा 1/1 और यहाँ पे फिर बचा 1/2। अब हमें यहाँ पे देखो ऑप्शन में कहीं 1/2 की मतलब ऑप्शन जब आप चेक करोगे तो उसमें कहीं भी वन फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, होल नंबर्स की फॉर्म में चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन को जो है 2 से मल्टीप्लाई, जो रेशो आया है इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर करा, 2 मल्टीप्लाई इधर करा, 2 मल्टीप्लाई इधर करा। तो इधर ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ये 2 कैंसल आउट, ये 2 कैंसल आउट। तो रेशो क्या आया इधर 1:2:1। फाइनली ये हमारे पास क्या आ रहा है, रेशो आएगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है ये किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, 1:2:1। क्लियर। हम चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो 1:2:1 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए में गिवन है 2:1:2 गलत। ऑप्शन बी में गिवन है 2:2:1 ये भी गलत। ऑप्शन सी में गिवन है 1:1:2 ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है 1:2:1। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What would be the change in the pH of the solution when electrolysis of aqueous solution of copper sulfate is carried out in the presence of inert electrodes? पीएच में क्या चेंज होगा सॉल्यूशन की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब इनर्ट का मतलब क्या, वो इलेक्ट्रोड इस सेल की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसके अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो पीएच में सॉल्यूशन की पीएच में क्या चेंज आएगा ये पूछ रहा है। तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो क्या क्या प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये में क्या देगा, कॉपर 2 पॉजिटिव देगा और SO4 2 नेगेटिव देगा। जो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है कैथोड पे जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं ये कौन, यहाँ पे जो है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव ये गेन करेगा और न्यूट्रल बन जाएगा और न्यूट्रल बन करके ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा। जो है SO4 2 नेगेटिव है +2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा H2SO4। ठीक है जी, मैं जरा रेड के साथ लिख देता हूँ। क्या बना, ये वाली रिएक्शन से क्या बनेगा यहाँ पे H2SO4 बनेगा। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक होने का मतलब क्या है, 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर pH 7 से लेस देन है तो एसिड होता है और pH जितनी ज़्यादा 7 से कम होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, एसिडिक। इसका मतलब pH क्या हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, pH डिक्रीज। देखो कैसे करा इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट। उसने कहा था कि अगर हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने देखा कॉपर सल्फेट है, जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में डिसोशिएट होगा। कॉपर 2 पॉजिटिव कैथोड पे जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर। क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम गलती कर पा रहे हैं, ध्यान से उसको चेक करेंगे। यहाँ पे गलती हमने क्या करी है, देखो जब ये कॉपर सल्फेट ने 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया है, कॉपर बना लिया है। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है इसको नोट करेंगे। ये जो SO4 2 नेगेटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कर रहा है। क्या करेगा यहाँ पे, ये गलती हम कर रहे हैं, गेन बता दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और लॉस करके क्या बना रहा है, न्यूट्रल सल्फेट बना लेगा और वो वाटर के साथ मिल करके फाइनली क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। क्लियर हो गया। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा और एसिडिक नेचर होने की वजह से जो सॉल्यूशन की पीएच है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगी, पीएच सॉल्यूशन की डिक्रीज
कर जाएगी। क्लियर हुआ? तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था, व्हाट वुड बी द चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो पीएच हमने देखा डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे बन रहा है। तो पहले ऑप्शन में लिखा है पीएच इंक्रीजेस, गलत जवाब। दूसरे में लिखा है पीएच डिक्रीजेस, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी में लिखा है नो चेंज इन पीएच, ये गलत है। और ऑप्शन डी में लिखा कांट बी प्रेडिक्ट, ये भी गलत है। हम प्रेडिक्ट तो कर पा रहे हैं, प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान नहीं लगा सकते, लिखा है कांट बी प्रेडिक्टेड, अनुमान नहीं लगा सकते, गलत बात है भैया, अनुमान तो हम लगा पा रहे हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड फॉर 2 मिनट्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं, मतलब किसी मेटल के ऊपर दूसरी जो मेटल है उसको हम उसके ऊपर कवर करवा रहे हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हमें करवानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं एक तरीके से हम, और क्या कर, हमने 4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, 2 मिनट के लिए करवाया है, और हैंस m ग्राम सिल्वर इज डिपॉजिटेड कैथोड। तो कितना सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है? m ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। वो कैलकुलेट नहीं कर रहे कितना है, बस उन्होंने कह दिया m ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। अब वो कह रहे हैं अगर हम 6 एम्पियर का, इफ 6 एम्पियर करंट इज पास फॉर 40 सेकेंड, 40 सेकेंड के लिए 6 एम्पियर का करंट अगर हम पास करें तो कितना अमाउंट सिल्वर का डिपॉजिट होगा। ओके, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं, और स्टार्टिंग में इन्होंने जो है 4 एम्पियर का करंट दिया है और 2 मिनट के लिए दिया है। देख लेते हैं, 4 एम्पियर का करंट दिया है, 2 मिनट के लिए दिया, मिनट के लिए। और दूसरी बार में उन्होंने 6 एम्पियर का करंट दिया है और 40 सेकेंड के लिए दिया है। क्लियर है? तो पहले टाइम पे जो मास डिपॉजिट होगा हम उसको W1 बोल देते हैं। जो मास डिपॉजिट हो रहा है ये किसके इक्वल होगा? मोलर मास M डिवाइड बाई M1 लिख लो, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिल्वर की। तो सिल्वर Ag पॉजिटिव मिलेगा, तो Ag पॉजिटिव होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो 1 लिखा हमने। F लिखेंगे फैराडे कांस्टेंट। क्या होता है? कितना टोटल चार्ज है, वो कैसे निकालते हैं? I इंटू टी करके निकालते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। I क्या होता है? करंट एम्पियर में। कितना दे रखा है? फर्स्ट टाइम में करंट 4 एम्पियर दे रखा है, इंटू टाइम कितना दे रखा है? 2 मिनट। पर टाइम होना कितना, किस में चाहिए? सेकंड में। तो 2 मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो W1 यहाँ पे आएगा वो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, उसको उन्होंने स्मॉल m लिखा है कि Ag का स्मॉल m डिपॉजिट होगा, Ag का स्मॉल m डिपॉजिट होगा। क्लियर? सेकेंड टाइम में वो क्या कह रहे हैं कि W2 इज इक्वल टू मोलर मास तो सिल्वर का वही रहेगा m डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन वही 1, F फैराडे कांस्टेंट भी वही। अब कितना एम्पियर करंट पास करवा रहे हैं? वो 6 एम्पियर का करंट पास करवा रहे हैं और 40 सेकंड के लिए करवा रहे हैं। कितने के लिए? 40 सेकंड के लिए वो करवा रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? कोई डाउट है तो इसमें बताओ। देखो अब कुछ बातें हम समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है? M1 से M1, F से F कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो इधर बचा 2, इधर बचा M, इधर बचा W2। ठीक है? तो क्या बच गया? इधर लिख रहा हूँ मैं, इसको नोट करेंगे। तो क्या क्या बच गया? इधर ऊपर बचा था हमारे पास ये M, इधर नीचे बचा हमारे पास ये W2 इज इक्वल टू, इधर ऊपर हमारे पास सिर्फ बचा है 2 और इधर नीचे बचा है हमारे पास 1। हमें निकालना है क्या है? ये W2 निकालना है। क्या निकालना है? W2। तो W2 को हम ले जाएंगे इधर और 2 को ले आएंगे नीचे। 2 को कहाँ ले आएंगे? नीचे ले आएंगे। तो मैं इधर इरेज कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन, और हमारा आंसर देखते हैं क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो क्या किया हमने? M ये 2 आ जाएगा नीचे और W2 चला जाएगा उधर। तो ये W2 कितना डिपॉजिट होगा इस टाइम? M/2। जो पहले डिपॉजिट हुआ था M, उसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, M/2। ऑप्शन में चेक करते हैं क्या ये है या नहीं है। हाँ जी, तो ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 2M, ये तो गलत है हमारे अकॉर्डिंग। फिर ऑप्शन बी में गिवन है 4M, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में देखो M/2 मिल गया ना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी में M/4, ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? M/2 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था? इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग 4 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए। तो हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करा।
ठीक है ना, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या यहाँ पे हेंस m ग्राम सिल्वर, कितना m ग्राम सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो गया था कैथोड पे। अब ये कह रहे हैं इफ़ 6 एम्पियर, अगर 6 एम्पियर का करंट पास करवा जाए कितनी देर के लिए, 40 सेकंड के लिए, तो व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का अब कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, पहले के कंपैरिजन में आधा डिपॉजिट होगा। पहले m डिपॉजिट हो रहा था, अब कितना डिपॉजिट होगा, m/2 डिपॉजिट होगा। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। आई होप आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर पा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थे हमारे MCQs इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।